नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश प्रजापत और हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। आज भारत के भूगोल में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय नदी तंत्र। भारतीय नदी तंत्र की बात करें तो एक तंत्र बनता है हिमालय नदियों का और एक प्रायद्वीपीय नदियों का। फिर हिमालय नदियों में आती है उत्तर की नदियाँ। इनका जो जल स्रोत है यानी उत्तर की नदियाँ जो किससे बनती है, हिमनद से। हिम के द्वारा बनती है, हिम का जो पानी होता है वो इनकी नदियों के द्वारा पानी होता है उससे। ये वर्ष भर प्रभावित रहती हैं, जिसमें हिमालय नदियों में आते हैं आपकी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये वर्ष भर रहती हैं, ये हिमालय नदियों के अंतर्गत आती है। उत्तर भारत की नदियाँ, तो उत्तर भारत की नदियाँ कौन कौन सी, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये वर्ष भर प्रवाहित होती हैं। इनका जो जल स्रोत है वह है हिमनद। वहीं हम बात करें प्रायद्वीपीय नदियों की, तो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। इनका जो जल स्रोत है वो है वर्षा और वर्ष भर प्रवाहित नहीं होती हैं। इन नदियों को दो भागों में बांटा गया है, अरब सागरीय नदी और बंगाल की खाड़ी की नदी। इन दो नदियों में बांटा गया है। चलिए इनमें देखते हैं। इन दो नदियों में अरब सागर में गिरने वाली नदी है लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, जुआरी, मांडवी, पेरियार और भरतपुजा। ये नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। भारत की ये नदियां हैं जो कौन कौन सी, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, जुआरी, मांडवी, पेरियार और भरतपुजा। वहीं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है, दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, बेम्बार नदी, बेमनाड नदी। तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती कौन कौन सी, दामोदर, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी और वेमनाड नदी। अब बात करते हैं हिमालय नदी, जो हिमालय से निकलने वाली नदी हैं, जो हिमालय से क्षेत्र से आती उन नदियों की बात करते हैं। उन नदियों में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज सिंधु नदी। इस सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। इसका विस्तार, सिंधु नदी का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो हम देखते हैं चीन, भारत, पाकिस्तान और अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद वहीं उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है बोखरचू हिमनद से, यानी च्वांग युगडम से होता है, यानी कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के पास से होता है। भारत में लद्दाख के दमचौक से प्रवेश करके, ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, लद्दाख के दमचौक से प्रवेश करती है और लद्दाख व जास्कर के बीच बहती है। लद्दाख व जास्कर के बीच बहती है। जास्कर, ये क्या है, जास्कर, सॉरी, ये क्या है दोस्तों, जास्कर था वो, जास्कर, जास्कर यहाँ पर बहती है। भारत में उत्तर पश्चिम में बहते हुए भारत के चिल्लास नामक स्थान, कौन से स्थान पर, चिल्लास, चिल्लास नामक स्थान से बाहर निकलती है। भारत में कहाँ से बाहर निकलती है, चिल्लास नामक स्थान से। और भारत में प्रवेश कहाँ से करती है, लद्दाख के दम चौक से। कहाँ से, लद्दाख के दम चौक से प्रवेश करती है। लद्दाख का लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर है। आपसे पूछे कि लद्दाख का लेह शहर है जो सिंधु नदी के कौन से तट पर है, तो दाएं तट पर है। कौन सा शहर, लद्दाख का लेह शहर। सिंधु नदी का जो जल समझौता हुआ था 1960 में भारत पाकिस्तान के मध्य हुआ। सिंधु समझौता 1960 में भारत पाकिस्तान के मध्य हुआ था, जिसमें ये रखा गया था सिंधु, झेलम और चिनाव। सिंधु, झेलम, चिनाव, इसमें पाकिस्तान का 80% हिस्सा रहेगा और भारत का 20%। दूसरा, रावी, ब्यास और सतलज। रावी, ब्यास, सतलज में भारत का 80% हिस्सा और पाकिस्तान का, पाक का रहेगा 20% हिस्सा। कितना रहेगा, 20% हिस्सा रहेगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर, ये सिंधु नदी है। कौन सी नदी है भाई, ये सिंधु नदी। ऐसे यहाँ से उद्गम होता है सिंधु नदी का और यहाँ से बहती हुई लद्दाख, जम्मू कश्मीर से, और इधर चली जाती है किसमें, बंगाल की, सॉरी, अरब सागर में। किसमें गिर जाती है, अरब सागर की साइड चली जाती है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु की सहायक नदियाँ। सिंधु की सहायक नदियाँ बाएं हाथ की तरफ वाली नदी और दाएं हाथ की तरफ वाली नदी। तो बाएं की तरफ है झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज। बाएं में कौन कौन सी है, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास। झेलम, चिनाव,
रावी, व्यास, ये बाएं हाथ की नदी है, सिंधु की सहायक नदियाँ। वहीं दाएं हाथ की बात करें तो श्योक, गिलाटिक, जास्कर, हुंजा और नुब्रा, ये दाएं हाथ की नदियाँ हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो पांचों नदियाँ हैं, एक झेलम, चिनाब, दूसरी, तीसरी रावी, चौथी व्यास और पांचवी सतलज। इन पांच नदियों को बोलते हैं पचनद, और पचनद कहाँ पर बनता है? पंजाब। इनका आपस में मिलन होता है, पंजाब में इनका सबका आपस में मिलन होता है, इसलिए इनको बोलते हैं पंचनद। क्या बोलते हैं दोस्तों? पंच नद बोलते हैं। नद मतलब नदियाँ। तो पांच नदी जहाँ पर आकर मिलती हैं उनको क्या बोलते हैं? पंचनद बोलते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं मिठानकोट, पाकिस्तान में, जहाँ से ये नदियाँ सिंधु में मिलती है। कहाँ से मिलती है? मिठानकोट जो पाकिस्तान है वहाँ से नदियाँ मिलती हैं। हम बात करें झेलम नदी, ये झेलम नदी की दोस्तों जो लंबाई है वो 725 किलोमीटर है। कितनी है? 725 किलोमीटर है। पुराना नाम है इसका वितिस्ता। ये पूछा गया कि झेलम नदी का पुराना नाम क्या था। पेपर में पूछा जा चुका है कि झेलम नदी का पुराना नाम क्या था। तो झेलम नदी का पुराना नाम क्या मिलता है दोस्तों? वितिस्ता। क्या मिलता है? वितिस्ता। वितिस्ता मिलता है। वहीं हम बात करें उद्गम वेरीनाग झील से होता है। जम्मू कश्मीर की वेरीनाग झील से किस नदी का उद्गम होता है? झेलम नदी का। और जम्मू कश्मीर पीर पंजाल सिरनी से होता है। जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल सिरनी के वेरी नाग झील से होता है। तो वेरी नाग झील भी आपको पता लग गया ना कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। श्रीनगर के निकट वुलर झील से बहती है। श्रीनगर के निकट वुलर झील से बहती है, तो आपको पता भी चल गया कि वुलर झील कहाँ पर है? तो श्रीनगर में। ये भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है झेलम नदी। पाक के संग पाक के जंग के निकट चिनाव में मिलती है। पाक का एक स्थान है जंग, कौन सा है? जंग। वहाँ पर किस में मिल जाती है भाई? ये चिनाव में मिल जाती है झेलम नदी। झेलम नदी पर श्री गंगानगर में तुलबुल परियोजना, आपसे पूछे तुलबुल परियोजना कहाँ पर है? तो श्री गंगानगर में। कौन सी नदी पर है? तो झेलम नदी पर। यहीं से प्रश्न बन गया। झेलम नदी पर कौन सी परियोजना है? तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना कहाँ की है? श्री गंगानगर की। कहाँ की है? श्रीनगर की। सॉरी, ये श्री गंगानगर की जगह क्या होगा? श्रीनगर। कहाँ की है भाई? श्रीनगर। ये होगा दोस्तों श्रीनगर। श्रीनगर। श्री गंगानगर तो राजस्थान में, ये पड़ेगा श्रीनगर। हम बात करते चिनाव। चिनाव नदी की लंबाई 18 किलोमीटर है। भारत में 1180 किलोमीटर है। इसका पुराना नाम अस्किनी नदी, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। अस्किनी। अस्किनी किसका प्राचीन नाम है? तो अस्किनी किसका प्राचीन नाम है? तो ये नाम है चिनाव नदी का। किसका है? चिनाव नदी का। हम बात करें उद्गम बड़ा लाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश से। अब एक प्रश्न तो ये याद हो गया कि बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी नदी का उद्गम होता है? चिनाव नदी का। यहाँ से दो नदियाँ निकलती है, एक तो चंद्र व भागा, ये हिमाचल प्रदेश के टांडी में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? हिमाचल प्रदेश के टांडे में मिलती है। हिमाचल प्रदेश में चंद्रमा के नाम से जानते हैं इसको, चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। और देखते हैं दोस्तों, चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी? चिनाव। परियोजना, इस पर कौन कौन सी परियोजना चलाई गई है? तो वह है सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और बगलिहार परियोजना। तो ये तीनों परियोजनाएं कहाँ पर है? चिनाव नदी पर है। चिनाव नदी का पुराना नाम क्या मिलता है? अस्किनी मिलता है। ये कहाँ से उद्गम होता है इसका? बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रा है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका पुराना नाम है पुरुषनी नदी, इरावती नदी। पेपर में पूछा जा चुका है। इसको क्या कहते हैं? पुरुषनी नदी। क्या कहते हैं दोस्तों? पुरुषनी नदी कहते हैं। इसको इरावती नदी भी कहते हैं, इरावती नदी भी कहते हैं इसको। इसका उद्गम रोहतांग दर्रा। अब ये भी प्रश्न बन गया, रोहतांग दर्रा कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। तो ये रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के पश्चिम से होता है। रावी नदी का पुराना नाम परशुनी नदी है और इरावती नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के पश्चिम से होता है दोस्तों। रावी नदी चंबा घाटी में प्रवाहित होती है। आपसे पूछे रावी नदी किस घाटी में प्रवाहित होती है? चंबा घाटी में प्रवाहित होती है। ये पाक में
सराय सिंधु के पास चिनाब नदी में मिल जाती है। ये पाक में कहाँ पर मिलती है? सराय सिंधु के निकट चिनाब में मिल जाती है। इस पे जो परियोजना चल रही है दोस्तों वो है चमेरा परियोजना और थीन परियोजना। चमेरा परियोजना और थीन परियोजना ये यहाँ पर इस पर बनी हुई है। अब है व्यास नदी। कौन सी नदी दोस्तों? व्यास नदी। व्यास नदी की बात करें तो इसकी लंबाई है 470 किलोमीटर। इसका पुराना नाम विपाशा, ये भी पूछा गया है कि विपाशा है व्यास का नाम। वी से व्यास, वी से विपाशा, वी से व्यास, वी से विपाशा। रा से रावी, रावी का पुराना नाम है इरावती या पुरुषनी नदी। चलिए और देखते हैं दोस्तों, इसका उद्गम होता है व्यास कुंड। अब आपसे पूछ ले व्यास कुंड कहाँ पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से इसका उद्गम होता है। यह हिमाचल में कुल्लू घाटी में प्रवाहित होती है। व्यास पीए के नहीं आती, पाकिस्तानी आती, भारत सतलज में मिलकर उसकी सहायक बन जाती है। व्यास नदी पर पौंग डैम है। व्यास नदी पर कौन सा डैम बना हुआ है? बांध बना, पौंग बांध। व्यास नदी पर पौंग डैम बना हुआ है। व्यास नदी धौलाधर श्रेणी में, धौलाधर श्रेणी में क्या करती है? धौलाधर श्रेणी काती व लारगी में गार्ज का निर्माण करती है, गार्ज भी बनाती है। तो आपसे पूछे गार्ज बनाने वाली नदी भी कौन सी है? व्यास नदी भी क्या बनाती है? गार्ज। और कहाँ पर बनाती है? धौलाधर श्रेणी के और लारगी श्रेणी में गार्ज बनाती है। व्यास की बात करें, व्यास में नदी की बात करें तो ये व्यास सतलज के संगम पर, व्यास और सतलज नदी के संगम पर क्या कौन सा बांध बनाया गया है? हरि के बैराज बांध बनाया गया है। कौन सी नदी के संगम पर? व्यास व सतलज नदी के संगम पर बनाया गया है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ये भारत की सबसे लंबी लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। इससे भारत की सबसे लंबी नहर, सॉरी, इससे भारत की सबसे लंबी नहर निकाली गई। कहाँ से? हरि के बैराज, हरि के बैराज से निकाली गई है। अब बात करते हैं सतलज नदी। सतलज नदी है जो 1450 किलोमीटर है, भारत में 1080 किलोमीटर है। इसका पुराना नाम है शतुद्री। क्या नाम है दोस्तों? शतुद्री है इसका पुराना नाम। शतुद्री। क्या नाम मिलता है? शतुद्री मिलता है। इसका उद्गम होता है राक्षस ताल से। राक्षस ताल कहाँ पर? तिब्बत में कैलाश पर्वत से होता है। सतलज नदी का उद्गम होता है राक्षस ताल झील, राक्षस ताल झील तिब्बत से एवं कैलाश पर्वत से होता है। तिब्बत में लान नीच थम्बाब के नाम से भी जानते हैं इसको। तिब्बत में किसके नाम से जानते हैं? लाल चेन कबाब के नाम से जानते हैं। भारत में सिपकिला दर्रे में प्रवेश करती है। कौन से दर्रे में प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रे में। यह भारत में प्रवेश करने से पहले 400 किलोमीटर सिंधु के समानांतर बहती है। ये परियोजना भाकरी परियोजना। इस पर कौन कौन सी परियोजना है वो देखते हैं दोस्तों। इस पर जो परियोजना है भाकरी परियोजना, कोलडाम परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर कौन कौन सी परियोजना? भाकरी परियोजना, कोलडाम परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। भाखड़ा नांगल बांध गोविंद सागर झील जो कि हिमाचल प्रदेश में मानव द्वारा निर्मित है। भाखड़ा नांगल बांध गोविंद सागर झील मानव निर्मित हिमाचल प्रदेश में। वहीं बात करें दोस्तों गंगा नदी तंत्र। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है भारत और बांग्लादेश में। उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है, यानी गौमुख से होता है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है जिसको गौमुख बोलते हैं। उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से होता है। उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से होता है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में और सबसे कम है झारखंड के अंदर। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था 4 नवंबर 2008 को। 4 नवंबर 2008 को इस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा घोषित किया गया था। इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 4 नवंबर 2008। गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। इसका जल खराब न होने के कारण जीवाणु बैक्टीरिया, इसमें जल खराब नहीं होता, इसके अंदर क्या होते हैं? जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं जिससे जल खराब नहीं होता है। नोट: भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेला बढ़ता है। हरिद्वार उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे, प्रयाग यूपी में गंगा यमुना और सरस्वती नदी के किनारे, उज्जैन मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है, नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे
क्या भरता है, कुंभ का मेला लगता है। तो नासिक, उज्जैन, प्रयाग और हरिद्वार, इन चार जगह क्या लगता है, कुंभ का मेला। जिनमें से हम बात करें तो दो जगह गंगा, हरिद्वार गंगा यूपी में, सॉरी यूके उत्तराखंड में, और प्रयाग यूपी उत्तर प्रदेश में, उज्जैन मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी, और नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के उसमें बढ़ता है। बात करते हैं हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती है। हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किसके नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। गंगा की दाईं ओर सहायक नदियाँ यमुना, टोंस, सोन। गंगा की दाईं ओर से सहायक नदियाँ कौन सी है, यमुना, टोंस, सोन। यमुना नदी की बात करें, ये इसकी लंबाई 1370 किलोमीटर है, और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी, यमुना। इसका उद्गम यमुनोत्री नदी से होता है, यानी बंदरपूछ चोटी उत्तराखंड से होता है। बंदरपूछ चोटी उत्तराखंड से होता है, यानी यमुनोत्री नदी से होता है। एक स्थान पड़ता है वहाँ पर बंदरपूछ चोटी, वहाँ से होता है उत्तराखंड से। अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण खुला नाला कहते हैं, या अत्यधिक प्रदूषित हो चुके हैं इसलिए इसको खुला नाला भी कहते हैं। इसके किनारे स्थित शहर की बात करें हम तो दिल्ली, फरीदाबाद, आगरा, मथुरा। यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है, दिल्ली, फरीदाबाद, आगरा, मथुरा। इसकी सहायक नदियाँ दोस्तों चंबल, सिंधु, सिंध, बेतवा और केन नदी है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा भारत पाकिस्तान में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों में है। सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं दोस्तों, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ये मोस्ट प्रश्न है, पेपर में आया भी है कि मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो ये आपके पाए जाते हैं यमुना नदी क्षेत्र में, ब्रह्मपुत्र गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र नदी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष भी पाए जाते हैं। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित शहर कानपुर, पटना, हरिद्वार, इलाहाबाद, साहिबगंज, बक्सर, वाराणसी, बेगूसराय, भागलपुर। कौन कौन से, कानपुर, पटना, हरिद्वार, इलाहाबाद, साहबगंज, बक्सर, वाराणसी, बेगूसराय, भागलपुर। ये कौन सी नदी के किनारे है, तो ये यमुना नदी के किनारे दोस्त। ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी है। चलिए ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। इस नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है, भारत में 900 किलोमीटर है। इसका उद्गम यमांग चुंगडम हिमनद तिब्बत कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के किनारे से होता है। अन्य नाम इसमें, तिब्बत में इसको कहते हैं सांगपो नदी। तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, सांगपो नदी। कौन सी नदी, सांगपो, सांगपो। सांगपो नदी कहाँ पर कहते हैं इसको, तो ये तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं दिहांग। कौन सी नदी बोलते हैं, दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप है। आपसे पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का कौन सा है, मांजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी प्रबंध के पास है। बांग्लादेश में इसको कहते हैं जमुना। बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में क्या कहते हैं इसको, जमुना कहते हैं। इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं दोस्तों, दिबांग, लोहित, धनसिरी, मुलसनगिरी, मुलनगिरी, तीस्ता, मानस आदि। तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ। तीस्ता जल विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ। इसका उद्गम सिक्किम की चोलांगो झील से है। इसका उद्गम कहाँ से है, सिक्किम की चोलांगो झील से। अब पढ़ते हैं हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो ये देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन कौन सी क्या है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो अरब सागर में जल ले जाती हैं, ये जवार नद मुख का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, जवाहर नद मुख का निर्माण करती हैं, जो पश्चिम की ओर नदियाँ बहती है प्रायद्वीपीय पठार की या प्रायद्वीपीय भारत की नदी।
जिसमें आती है लूनी, साबरमती नदी, माही, नर्मदा, ताप्ती, जुआरी, मांडवी, पेरियार, भरतपुजा। वहीं पूरब की ओर बहने वाली नदी जो बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, ये डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का। दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बैतरणी नदी, ब्रह्मणी नदी, इंद्रावती नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी और वेम्बाड़ नदी। डेल्टा, जब ये नदियाँ धीरे धीरे किनारे पर अवसाद इकट्ठा करती है तो उसे क्या से किसका निर्माण होता है? डेल्टा का। जब नदियाँ धीरे धीरे किनारे पर अवसाद इकट्ठा करती है तो वहाँ डेल्टा का निर्माण होता है। हम बात करें, वहीं शॉर्ट में हम बात करें तो लूनी नदी, राजस्थान, इसके बारे में अपने विस्तार से पढ़ा था। उद्गम नागपाड़ा अजमेर राजस्थान से होता है। ये राजस्थान और गुजरात की नदी है। भारतीय मरुस्थल में प्रवाहित होती है। भारत की एकमात्र खारी नदी है, खारे पानी की नदी है। लूनी नदी समुद्र तल तक नहीं पहुँचती, कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। गुजरात के कच्छ के रण में क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों साबरमती नदी, इसका उद्गम अरावली पर्वतमाला उदयपुर से होता है, राजस्थान के उदयपुर से होता है। यह राजस्थान गुजरात की नदी है। गुजरात के गांधीनगर, अहमदाबाद इस नदी के किनारे बसे हैं। ये अरब सागर खम्बात की खाड़ी में जल गिराती है। प्रारंभ में वाकल नदी के नाम से जानी जाती थी। सहायक नदी वाकल नदी, हाथमती नदी, माजम नदी, सेई नदी, करनाव नदी, मधुमती नदी। नर्मदा नदी, इसका उद्गम अमरकंटक चोटी से होता है। विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। गिरती कहाँ पर है? खम्बात की खाड़ी में गिरती है। अरब सागर में जल गिराती वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। ये सतपुड़ा के उत्तर में भ्रंश घाटी है जो भ्रंश बनाती है। बात करते हैं आगे माही नदी, इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से होता है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। खम्बात की खाड़ी में गिरती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सहायक नदी है जाखम, सोम, चाप, अनास। कौन सी नदी? अनास नदी। ताप्ती नदी, इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। इसका उद्गम मुल्ताई पहाड़ी, बैतूल जिला एमपी से होता है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, भ्रंश घाटी है। गुजरात का सूरत शहर है। अब बात करते हैं मांडवी नदी। हमें बात करें मांडवी नदी, गोवा की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। गोवा की राजधानी पणजी यहाँ पर स्थित है। पेरियार नदी केरल की जीवन रेखा कहलाती है। केरल की सबसे लंबी नदी है पेरियार नदी। भरतपुजा नदी केरल की नदी है। जुआरी नदी गोवा की नदी है। हमारा एक ये रह गया था इस नदी में पूरा। नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी में यहाँ पर एक पॉइंट रह गया था दोस्तों। तो ये पॉइंट रह गया था यहाँ पर, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण जबलपुर के पास कौन सी नदी पर है दोस्तों? आपकी नर्मदा नदी के पास में। नर्मदा व ताप्ती नदी ज्वार नद का निर्माण करती है। तो ज्वार नद का निर्माण कौन सी नदियाँ करती हैं? नर्मदा व ताप्ती नदी। पंबा नदी केरल की गंगा कहलाती है। पंबा नदी केरल की क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। दामोदर नदी, इसका उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हैं। भ्रंश घाटी में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? दामोदर नदी। ये हुगली की सहायक नदी है। हुगली की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर नदी। इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। दामोदर नदी को क्या कहते हैं? बंगाल का शोक भी कहते हैं। इसकी सहायक नदियाँ है बोकारो, बराकर, कोनार, इसकी सहायक नदियाँ हैं। हम बात करें स्वर्णरेखा नदी, इसका उद्गम भी छोटा नागपुर के पठार से होता है। इसका जल प्रदूषित है। यहाँ पर जमशेदपुर झारखंड इसी के नगर के किनारे बसा हुआ, इसी नदी के किनारे बसा हुआ ये नगर जमशेदपुर झारखंड। सोन के कण पाए जाते हैं यहाँ पर, सोने के कण पाए जाते कहाँ पर? स्वर्णरेखा नदी पर। यह है झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट ऑफ बंगाल में स्थित है। यहाँ पर इसका विस्तार है। वैतरणी नदी, इसका उद्गम उड़ीसा के क्योंझर पहाड़ी से होता है। लंबाई 360 किलोमीटर है। उड़ीसा की पवित्र नदी उड़ीसा की गंगा कहलाती है। ये वैतरणी नदी उड़ीसा की क्या कहलाती है? गंगा नदी कहलाती है। वहीं बात करें
ब्रह्मणी नदी, इसका उद्गम उड़ीसा के राउरकेला से होता है। उड़ीसा के राउरकेला, तो राउरकेला नामक स्थान कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में। इसका निर्माण कोयला व शंख से हुआ है। कोयला शंख से यहाँ पर निर्माण होता है और ये नदियों में मिलने से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम उड़ीसा के राउरकेला से होता है। यहाँ पर निर्माण कोयला व शंख का होता है, नदियों में मिलने से होता है। इरावती नदी, इसका उद्गम दंडकारण्य पठार से होता है। दंडकारण्य पठार से इंद्रावती नदी का उद्गम होता है। छत्तीसगढ़ में बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है। त्रिकुट जलप्रपात यहाँ पर बना हुआ है। माई नदी 850 किलोमीटर बहती है। इसका उद्गम सिंधवा पहाड़ी रामपुर छत्तीसगढ़ से होता है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा में प्रवाहित होती है। ये उड़ीसा का शौक कहलाती है। महानदी किसका शौक कहलाती है? उड़ीसा का। हीराकुंड बांध यहाँ पर टिकरारा में स्थित है। महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। सहायक नदियाँ शिवनाथ, हंसदेव, तेल आदि हैं, ये है। वहीं बात करें गोदावरी नदी, इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। यह है त्र्यंबक नासिक महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। त्र्यंबक नासिक महाराष्ट्र से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। पेपर में पूछा जा चुकी है। और इसका विस्तार महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में होता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी व बड़ी नदी है। पोचमपाद व जायकवाड़ी परियोजना यहाँ पर स्थित है। गोदावरी नदी पर सहायक नदियाँ पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा आदि है। इंद्रावती, मजीरा, प्रवेश आदि प्राणिता सरस्वती नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। हम बात करें वहीं पर कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर है। इसका उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है। इसका विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में होता है। डेल्टा में का निर्माण भी करती है। कृष्णा नदी का जल विवाद हिमाचल, महाराष्ट्र और कर्नाटक प्लस आंध्र प्रदेश के अंदर है। शहर विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, सांगली महाराष्ट्र बसा हुआ है इसके किनारे। कौन से शहर? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, सांगली महाराष्ट्र। बांध की बात करें तो यहाँ पर नागार्जुन सागर बांध प्लस श्रीशैला बांध बना हुआ है। अमलसाई तथा तेलुंग गंगा यहाँ पर है। इसकी सहायक नदियाँ हैं तुंगभद्रा, भीमा, घाटप्रभा, बालप्रता, कोयला, मरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, मूसी नदी हैदराबाद की, इसकी क्या है? सहायक नदियाँ है। कावेरी नदी की बात करें तो 800 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्गम ब्रह्मगिरी चोटी कर्नाटक से होता है। इसका विस्तार कर्नाटक व तमिलनाडु से होता है। एकमात्र नदी जो साल भर बहती है कावेरी नदी। इसे उत्तर पूर्व व दक्षिण पश्चिम नदी दोनों मानसूनों की वर्षा मिलती है, इससे पानी प्राप्त होता है। एकमात्र नदी जिसे उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम दोनों मानसूनों का पानी मिलता है। इस नदी को, कावेरी नदी को, धार्मिक मान्यता दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसकी सहायक नदियाँ हेमवती, सिमसा, काबिनी, भवानी, अर्कवती, अमरावती इसकी सहायक नदी किसकी? कावेरी की। जलप्रपात की बात करें तो शिव समुद्रम जलप्रपात मेट्टूर बांध यहाँ पर बना हुआ है। वगई नदी उद्गम वरुसनाथ पहाड़ी तमिलनाडु में। मुआवना पाक की खाड़ी बांग्लादेश की खाड़ी। शहर मदुरई। ताम्रवती नगरी के ताम्रपर्णी नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम पश्चिम घाट के पूर्वी घाट ढाल से होता है। इसका मुहावना मैनार की खाड़ी में है। नदियों के किनारे बसे शहर। नदियों के किनारे बसे शहरों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, गंगा नदी के किनारे हरिद्वार उत्तराखंड बसा हुआ है। कानपुर, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, कन्नौज, चकेरी, सहारनपुर, बिजनौर, बलिया उत्तर प्रदेश, पटना, बक्सर, मुंगेर, भागलपुर बिहार गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। यमुना नदी के किनारे आगरा, मथुरा, औरैया, इटावा, फरीदाबाद, दिल्ली उत्तर प्रदेश, ये आपकी यमुना नदी के किनारे बसे हैं। आगरा, मथुरा, औरैया, इटावा, फरीदाबाद, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। गंगा यमुना नदी के किनारे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश बसा हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, मांजुली असम ये बसे हुए हैं। महानदी के किनारे कटक, संबलपुर उड़ीसा बसा हुआ है। गोदावरी नदी के किनारे नासिक, नांदेड़ महाराष्ट्र, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश ये गोदावरी नदी के किनारे बसे हुए हैं।
कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, सांगली महाराष्ट्र। कावेरी नदी तिरुचिरापल्ली, ईरोड तंजावुर तमिलनाडु, श्रीरंगपट्टनम मैसूर कर्नाटक, ये कावेरी नदी के किनारे बसी हुई। नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर, होशंगाबाद मध्य प्रदेश आदि शहर बसे हुए हैं। वहीं बात करें हम नर्मदा नदी की बात हो गई ना, जहाँ पर जबलपुर, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, भरूच गुजरात नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। जबलपुर, होशंगाबाद मध्य प्रदेश और भरूच। ताप्ती नदी के किनारे बैतूल मध्य प्रदेश बसा हुआ है। सूरत गुजरात बसा हुआ, गुजरात का सूरत शहर बसा हुआ है। सरयू नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का अयोध्या नगरी बसी हुई है, अयोध्या नगरी उत्तर प्रदेश। सरयू नदी के किनारे साबरमती अहमदाबाद श्रीगंगानगर गुजरात बसा हुआ है। अहमदाबाद गुजरात का गांधीनगर किसके किनारे बसा हुआ है? साबरमती नदी के किनारे। वेगई नदी मुदरई तमिलनाडु बसा हुआ है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ, उज्जैन मध्य प्रदेश का। इंद्रावती नदी के किनारे बस्तर जगतपुर छत्तीसगढ़ बसा हुआ है। ब्रह्मणी नदी के किनारे राउरकेला यानी उड़ीसा का जो स्थान है राउरकेला शहर वो बसा हुआ है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश ये बसे हुए हैं। और राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर उत्तर प्रदेश बसा हुआ। चंबल नदी के किनारे ग्वालियर मध्य प्रदेश बसा हुआ है। हिंडन गाजियाबाद मेरठ उत्तर प्रदेश बसा हुआ है। और हम बात करें तो दोस्तों वो देखिए बेतवा नदी के किनारे सांची विदिशा मध्य प्रदेश बसा हुआ है। रामगंगा नदी के किनारे बरेली मुरादाबाद उत्तर प्रदेश बसा हुआ है। मांडवी नदी के किनारे पणजी गोवा बसा हुआ है। हुगली नदी के किनारे कोलकाता पश्चिम बंगाल बसा हुआ है। पश्चिम बंगाल का कोलकाता बसा हुआ हुगली नदी के किनारे। सतलज नदी के किनारे लुधियाना पंजाब बसा हुआ है। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद तेलंगाना बसा हुआ है। मंदाकिनी नदी के किनारे गुप्तकाशी उत्तराखंड बसा हुआ है। दोस्तों मैंने ज्योग्राफी में राजस्थान ज्योग्राफी के तो पूरे वीडियो डाल दिए, अब हम भारत की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ये भी मैं कंप्लीट करके ही आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।